नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अध्यापक से कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ हैं अंशुमाला गुप्ता जी। अंशुमाला जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार मैम। तो नमस्कार, नमस्कार। मैं दर्शकों से आपका परिचय कराती हूँ। मिस अंशुमाला गुप्ता is the founder director of Joy of Learning Foundation. She has the experience of more than 25 years in publication, editing, teaching, teacher education, course design, and online instruction design. In the past, she was involved in grassroots development work related to education, literacy, continuing education, gender, health, environment, and science popularization for nearly 2 decades. She was the editor and initiator of a voluntary Hindi monthly children's magazine, Bachcho Ka Indradhanush, for 8 years. She has been senior consultant for NCERT, where she led the preparation of an online certificate course for elementary science teachers. This was followed by work as science education faculty in a teacher education program. For the past 5 years, she has been leading the Joy of Learning Foundation in academic and organizational work, which works for teacher professional development in high school science. तो अंशुमाला जी, आपने बहुत सारा काम किया है और शुरुआती पढ़ाई जो है आपने इंजीनियरिंग की और साथ ही साथ आपने, मैं देख रही थी, आपने टिस से एजुकेशन का कोर्स भी किया। ये कैसे हुआ? इसके बारे में बताइए आप। हाँ, तो एक्चुअली इंजीनियरिंग के बाद एजुकेशन इमीडिएटली नहीं हुआ। वो दोनों के बीच में भी बहुत सारा टाइम है, टाइम गैप एटलीस्ट 2 डिकेड्स का गैप है। और उसका रीज़न ये था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई भी मतलब एज़ फैकल्टी। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हम मतलब बार-बार शिफ्ट होते थे, तो as a mechanical engineer, it wasn't very practical for me to pursue one single job. तो वैसे उस समय में डेवलपमेंटल वर्क में इन्वॉल्व हो गई थी, मतलब एक बड़ी लार्ज फॉर्मेशन के साथ जो ग्रास रूट्स डेवलपमेंटल वर्क करती थी, और वहां से मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली, बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। डेवलपमेंटल वर्क, सोशल वर्क एग्जैक्टली होता क्या है और उसके क्या चैलेंजेस हैं और उसमें कितने सारे एरियाज में काम पॉसिबल है, वो सब देखते हुए उसी के जरिए, जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए थे, उन सब चीज़ों में मैंने बहुत तरह का काम किया। और वो करते-करते धीरे-धीरे एजुकेशन की स्थिति नज़र आई, इंडिया में एजुकेशन की जो हालात है, और उसमें बच्चों तक और बच्चों को और टीचर्स को किस तरह का डेप्रिवेशन है, वो भी सब दिखाई दिया, और ये काफ़ी तड़प जैसी पैदा हो गई कि इसमें मुझे कुछ करना चाहिए। तो पहला काम एक्चुअली स्पीकिंग उस इंस्पिरेशन से आके मतलब वही था, बच्चों के लिए मैगज़ीन चालू करना, क्योंकि ये महसूस हुआ कि बच्चों के पास बहुत अच्छे इनपुट्स नहीं है अदर देन टेक्स्ट बुक्स, उनके पास रीडिंग मटीरियल ही नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी बच्चे के पास किसी हिंदुस्तानी भाषा में अच्छा रीडिंग मटीरियल ही नहीं है। तो उस इंस्पिरेशन में आके वो मैगज़ीन भी चलाई बहुत साल, लेकिन तब तक वो एजुकेशन की पेरिफेरी पे रहने वाला काम था। मतलब मैगज़ीन भी आप पे काम करते हैं, तो वो क्लासरूम में एंट्री आपकी नहीं होती। तब धीरे-धीरे इंस्पिरेशन आई कि नहीं, क्लासरूम में इंटरवेंशन करना है, और तब मैंने वो एजुकेशन का फॉर्मल कोर्स किया, व्हिच वाज़ अ वेरी हाई क्वालिटी कोर्स, इट वाज़ वेरी यूनिक। इट स्टिल रन्स, पर उसमें इंडिया के बहुत सबसे सीनियर एजुकेशनिस्ट बहुत सारे इन्वॉल्व थे उस कोर्स में। तो वहाँ से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी समझ, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो सब आई। लेकिन जब जब एज़ अ एजुकेशन प्रैक्टिशनर मैंने काम चालू किया, तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट दोनों साइंसेज़ में है। तो फिर वहाँ से साइंस एजुकेशन में काम करना, कई तरह से करना, वो करते-करते
इवेंचुअली आज मैं टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम इन द साइंसेस वो करें। तो जॉय ऑफ लर्निंग आपने नाम रखा है अपने इंस्टीट्यूट का और इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप लर्निंग में जॉय कैसे डालती हैं अपने साइंस सब्जेक्ट में, और क्या डिफरेंस आपको लग रहा है अब इतने 5 साल हो गए आपको इस खासकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्या सारी बातें बताइए। देखिए जो साइंसेस इज एक्चुअली स्टडी ऑफ नेचर, है ना, नेचर को देखकर, नेचर के नेचुरल फिनोमेना को देखकर उस पे सवाल उठाना क्यों कैसे, यही ये साइंस है। तो पहला स्टेप एक्चुअली साइंस का जेन्युइन पहला स्टेप इमर्शन ही है, इमर्शन इन फिनोमेना। चाहे आप फूल पत्तों की बात कर रहे हो, पेड़ों की या इकोसिस्टम्स की, या आप लाइट की, साउंड की, इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब या आप केमिकल रिएक्शंस की, किसी भी चीज की, जिस भी फिनोमेना की आप बात कर रहे हैं उसमें इमर्शन से ही साइंस एक्चुअली चालू होती है। इमर्शन, ऑब्जर्वेशन, उस पे उसको आप हैंड्स ऑन का नाम दें, एक्टिविटीज दें, या एक्सपेरिमेंटेशन का नाम दें, उस फिनोमेना में डूबे बिना, उसमें हाथ गीले किए बिना या हाथ गंदे किए बिना, आप जो भी शब्द यूज करना चाहती हैं, हाँ, उसके बिना असल में उसकी फील नहीं आती, कभी नहीं आती। आज की एजुकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत कुछ थ्योरेटिकली जानने के बावजूद भी प्रैक्टिकली हम नहीं, उसको, उससे हमारा जुड़ाव नहीं होता, कभी हम उसमें डूबे नहीं होते। लेकिन अगर हम उस फिनोमेना में, उन चीजों में, मतलब उन आसपास जो कुछ हमारे साइंसेस के नाम पर है, नेचुरल फिनोमेना बेसिकली, तो उसके अंदर हम जब डूबते हैं तो हमारे पास बड़ा एक नेचुरल कनेक्शन बनता है, अपने आप क्यूरियोसिटी जगती है, अपने आप क्वेश्चंस जगते हैं। ये अब हम आज टीचर्स से रोज ही कराते हैं, टीचर्स से, बच्चों से, तो हमें दिखता है कि जब टीचर्स के हाथ में सामग्री आ जाती है, या बच्चों के हाथ में सामग्री, एडल्ट हो या बच्चे, कोई खास फर्क नहीं है, सामग्री आ जाती है तो तुरंत ही आ जाता है। थोड़ी सी देर शुरू में तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन थोड़ी देर बाद, अच्छा ऐसे करके देखें तो क्या होगा, ऐसे करके देखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लगा दें, इसको वैसे लगा दें, इसको इसमें मिला दें, इसको ऐसे कर दें। अपने आप नेचुरल क्यूरियोसिटी अपने आप उपज जाती है, और टोटल इमर्शन, मतलब हम जो इमर्शन हम कभी शब्दों में अचीव नहीं कर सकते, वो हम एक्सपीरियंस से अचीव करते हैं। तो एक्सपीरियंस, लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं, उस पे हम प्रोवोक करते हैं, खूब सारा हम क्वेश्चंस पीछे से करते रहते हैं। वी फोर्स पीपल, फोर्स से ज्यादा कहना चाहिए एनकरेज पीपल टू रीजन विद देयर ओन माइंड्स। तो जहां और उसमें जब भी आप लोगों को रीजनिंग के लिए एनकरेज करें, द लेवल ऑफ चैलेंज शुडंट बी टू लार्ज। अगर मान ली लेवल ऑफ चैलेंज इतना है, तो हर इंसान उतना चैलेंज चाहता है, चाहती है, और वो उसको मीट करने के लिए राजी होते हैं, तैयार होते हैं, और एंजॉय करते हैं। देखिए, एंजॉय, चैलेंज में भी एंजॉयमेंट है, विदाउट चैलेंज एंजॉयमेंट नहीं आ सकता, है ना। हम सबको चाहिए एक अपने, हम जहाँ हैं उससे ऊपर जाना, हम सब चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं, हमें नेचुरल रूप से मिला हुआ है। तो वो चैलेंज जब सामने होता है, और मीट करने लायक चैलेंज है, और थ्रेट नहीं है, थ्रेट नहीं है, टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, फियर नहीं है, तब लर्निंग इज बिकम्स जॉयफुल बाय इटसेल्फ। तो इमर्शन है, उसके साथ रीजनिंग है, जिसमें द पर्सन हरसेल्फ और हिमसेल्फ इज अप्लाइंग देयर माइंड, वो खुद अपने आप सोच रहे हैं, खुद रीजन कर रहे हैं, रीजनिंग थ्रू फिनोमेना। हम लोग उसमें फैसिलिटेटर हैं, हम उसके लिए प्रवोक बहुत करते हैं, हमारा एक बहुत एक्टिव रोल होता है, लेकिन हम लोगों के बिहाफ पे हम नहीं सोचते। हमारा काम है लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना, चाहे वो बच्चे हों या अडल्ट। और फिर जब वो सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, उनके बॉडी, माइंड्स, हैंड्स सब कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर बोर्डम का तो चांस ही क्या है। जॉय इमर्जेस बाय इटसेल्फ। जॉय इज एन आउटपुट, आउटकम, नेचुरल आउटकम। और ये बात फूलों और पत्तों के साथ भी उतना ही सच है, जितना इलेक्ट्रिसिटी, फोर्सेस, मोशन जैसे हेवी टॉपिक्स के साथ भी उतना ही सच है। मैं आपके वीडियोस देख रही थी पीछे अभी, जब आपसे बातचीत चल रही थी इस विषय पर, तो उसमें रोल प्ले के साथ आपने पॉलिनेशन दिखाया और मुझे हार्ट वाला बहुत अच्छा लगा, इवन लंग्स वाला भी बहुत अच्छा लगा। सारे अंदर घुस रहे हैं ऑक्सीजन और उसके बाद थोड़े रुक गए अंदर। दैट वाज रियली क्यूट। तो रोल प्लेस भी आप काफ़ी कराते हैं जब हाँ, आप ऑफलाइन होते हैं,
ऑफलाइन जी। होते हैं तो हम रोल प्ले कराते हैं और काफ़ी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आपके कई सारे टॉपिक पर वीडियोस हैं और आप लोग अब तो ऑनलाइन भी करा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप रोल प्ले में बच्चे कैसे इन्वॉल्व करते हैं? हाँ, तो इसमें देखिए रोल प्ले का आइडिया वहाँ से आया कि साइंसेज़ में जैसा कि सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ हिडन और इनविजिबल है। अब जैसे आपने जिन चीज़ों का नाम लिया, ब्लड बॉडी के अंदर मूव करता नज़र नहीं आता, है ना? और हमारा एक टीचिंग चैलेंज ये है कि हम उसको दिखाएँ कैसे? कैसे वो हार्ट, लंग या पूरे बॉडी में सिस्टम में मूव कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए पॉलन कैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, उसके बाद इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, या फिर और भी जैसे मान लीजिए एटम्स कैसे मूव कर रहे हैं या पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं या चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं। बहुत सारी एंटिटीज हैं जो मतलब जो आँखों के सामने नहीं है। तो उन सब को, और वो एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखाई जा सकती। एक्सपेरिमेंटली केवल हम उनके इफेक्ट्स देखते हैं। तो उसके लिए रोल हुँ, प्ले में हम या तो लोगों को खुद को या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे बच्चे खुद चार्जेस बन जाते हैं या बच्चे खुद ब्लड बन जाते हैं या बच्चे पार्टिकल्स बन जाते हैं। अ, और जब बच्चे बच्चे नहीं यूज हो सकते जिस जहाँ पे ये काम करने के लिए, तो हम कोई ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो उनके जरिए मूवमेंट, तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के से मूवमेंट और प्रोसेसेस दिखाना, एक्सचेंजेस दिखाना, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स या मूवमेंट ऑफ एंटिटीज वो दिखाना, एक तो उसमें अपने आप ही वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, बहुत रिलेटेबल होता है, बच्चे उसे बहुत आराम से रिलेट करते हैं। उससे जो एक थ्रेट या फियर है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों का, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का फियर कंप्लीटली निकल जाता है। मतलब आप हैरान होंगे ये बात सुनकर, मतलब ऐसे हम सब जानते हैं, आप भी साइंस पढ़ी हुई जानती ही हैं कि इवन वर्ड्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये भी बच्चों के लिए बहुत डेंस हैं। प्रोटीन हम कह रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में क्लियर नहीं। ठीक है, आपने बता दिया दूध में प्रोटीन है या मीट में प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है, कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली क्या है, ऐसे ढेरों ढेरों वर्ड्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत गूढ़ हैं, डेंस हैं। तो ऐसे में उन वर्ड्स को खोलना, उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की मदद से उनका रिप्रेजेंटेशन करना और उसमें किसी तरह बच्चों के एक्शंस को या बॉडीज को इन्वॉल्व कर देना। तो जब बच्चे एक्टर बन जाते, खुद उनके लिए कोई रोल है, उन्हें मूव करना है, यहाँ से वहां जाना है, बच्चे को, जो बच्चा किडनी बना है उस बच्चे को यूरिन कलेक्ट करनी, यूरिया कलेक्ट करनी, और यूरिया व्हाइट रिबन्स है उसको कलेक्ट करनी, उसके लिए एक रोल है, बड़ा बड़ा कॉन्क्रीट रोल है। बच्चों के पास रोल है तो पहली बात तो बोर्डम की गुंजाइश नहीं है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि बच्चा वहां बैठ के कुछ और सोच रहा है जो क्लासरूम में होता है। जब बच्चे लेक्चर खाली सुन रहे होते हैं, आधे टाइम उनका दिमाग कहीं और होता है। यहाँ वो गुंजाइश नहीं है, बच्चों का कंप्लीट इमर्शन है, वो खुद रोल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ी एडवांटेज तो ये है, वो है कि क्लास के जो बैक बेंचर्स हैं या जो शाय बच्चे हैं, जो कभी बोलते नहीं, कभी पार्टिसिपेट करते नहीं, उन सबके पास करने के लिए। तो एटम्स के अंदर वही प्रोटॉन बने हैं और वही न्यूट्रॉन बने हैं और वही इलेक्ट्रॉन बने, कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ, और बच्चे जब ये सब करते हैं हंसते भी खूब हैं। आप कभी देखेंगे तो जब फिल्मों में वो नहीं दिखता है, फिल्मों में बच्चे कॉन्शियस होते हैं, पर इन नेचुरल क्लासरूम खूब हंसी होती है, थोड़े जुमले कसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का मजाक बनाएंगे कि अच्छा हाँ हाँ तुम तो घूमो, हम मजे से बैठे हैं। मतलब ये सब बहुत, तो जैसे मेरा अपना एक ये व्यू है भी कि साइंसेस आखिर इतनी सीरियस क्यों है, हाँ, हाँ। सीरियस होने की जरूरत क्या है, साइंसेस में क्यों नहीं हम हंस सकते, एक साइंस क्लासरूम में या फॉर दैट मैटर एनी क्लासरूम में हम हंस के लाइट हार्टेड होके मजे लेते हुए क्यों नहीं सीख सकते। और वो काम रोल प्ले बहुत इफेक्टिवली करता है। रोल प्लेस का, हमने जितने भी रोल प्लेस डिजाइन किए हैं, कई बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के लिए भी हैं, उनका रेप्लिकेशन बहुत अच्छा हुआ है, उनकी एक्सेप्टेंस टीचर्स में और बच्चों में बहुत रही है। बस उनकी ये लिमिटेशन है, जरूर मैं मानती हूँ कि रोल प्ले से सब तरह की चीजें नहीं सिखाई जा सकती। सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स लेंड देमसेल्व्स टू रोल प्लेस, बट नॉट ऑल। तो उतना वो करना पड़ेगा, और दूसरे रोल प्ले के साथ साथ टीचर की टीचिंग उसके बाद जरूरी है। मतलब अगर रोल प्ले पर ही छोड़ दिया जाए तो बच्चे उसको मजाक में ले लेंगे। तो उसके बाद जो उसका, वो उस फिनोमेना को एस्टैब्लिश करना, उसकी एजुकेशनल वैल्यू या जो भी है उसकी लर्निंग को या कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करना, वो टीचर का काम है। और वो बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत से हो जाता है और बहुत एक्सेप्टेंस के साथ, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। रोल प्ले इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड। तो जैसे आपने हार्ट लंग वाला देखा, तो
40-45 मिनट्स में सारा सर्कुलेशन सिस्टम बहुत अच्छे से हर बच्चे को समझ में आ जाता है। इवन आई लाइक्ड कि वो एक के हाथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक के हाथ में ऑक्सीजन है, एंड दे आर गिविंग ना वो ब्लू, एंड दैट वाज वेरी क्यूट। मतलब मैं देख रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी कि बहुत ही सुंदर। पता है ये कॉन्सेप्ट वो बच्चा अब कभी नहीं भूलेगा। तो मैं भी जब पढ़ाती रही, मैंने हमेशा ही क्लास में ना मस्ती कराई। तो मुझे अच्छा लगा जब मैं आपके वीडियोस देख रही थी, इट वाज रियली लवली। और अगर टीचर्स ऐसा कराती हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा माना जाता है कि साइंस क्लास में एकदम सीरियसली कॉपी में लिखो, और उसमें नाटक कराना, रोल प्ले कराना, इस तरह से बच्चों को ग्राउंड में लाके, जिस तरह से मैंने आपकी वीडियो देखी, दैट वाज रियली वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग। तो साइंस टीचर्स अगर इस तरह से करें तो बहुत ही आनंद आएगा उन्हें, बच्चों को भी आनंद आएगा, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है उसमें। और रोल प्ले के अलावा भी मैंने देखा आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह काफ़ी दिखा रहे थे, अपने वीडियोस में मैंने देखा आपके काफ़ी हाँ, सारी। तो जैसे हम मैंने आपसे इमर्शन की बात की थी, तो जो भी एक्सपेरिमेंट सिंपल मटेरियल से पॉसिबल हैं, हम लोग क्लास और लैब का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। एक्चुअली क्लासरूम ही लैब होनी चाहिए, क्लासरूम में ही, और पूरी पूरी जिंदगी लैब होनी चाहिए। हमारे आसपास साइंस तो सब जगह बसती है। सही बात है। तो एक्चुअली छोटे 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 ढेरों एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिंपल मटेरियल से पॉसिबल हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे सेल है, इलेक्ट्रिक सेल की मैं बात कर रही हूँ, बैटरी है ना। तो अब जैसे ट्रेडिशनली ये हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया कि भाई कॉपर स्ट्रिप और जिंक स्ट्रिप जो है माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के, और उससे जो सेल बनाई जाएगी। लेकिन सेल का प्रिंसिपल खाली ये कहता है दो डिसिमिलर मेटल्स होने चाहिए और एक कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्टील की चम्मच, एक एल्यूमिनियम फॉइल और एक नमक के घोल में डुबोते हैं, और उससे भी 0.7 वोल्ट निकल। वोल्टेज मिलती है हाँ ना। वो यानी वो सेल का प्रिंसिपल तो वहां पे भी फॉलो हाँ। होता है। तो एकदम इतने सिंपल प्रिंसिपल मतलब मटेरियल से सेल का प्रिंसिपल दिखाया गया और समझ में आया। तो ऐसा बहुत सारी चीजों के साथ है, बहुत सारी चीजों की, बिल्कुल साधारण चीजों से आप इतने गजब के फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो यानी कि साइंस के लिए, साइंस सीखने के लिए मटेरियल कंस्ट्रेंट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बनाया जाता है। अब आप जानते हैं हिंदुस्तान में कितने स्कूलों में लैब्स हैं, मतलब है नहीं, या फिर फंक्शनल नहीं है, या फंक्शनल की नहीं जाती, या लैब से एक दूरी, हमेशा क्लासरूम की दूरी या लर्निंग की दूरी बनी रहती है। जिस तरह कम से कम लैब्स में मैंने खुद गुजरी, मैं अपनी स्कूलिंग में, कम से कम लैब्स वर वेरी अनइंस्पायरिंग प्लेसेस। मतलब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ वो लैक ऑफ फियर भी नहीं, या आपको ध्यान ही होगा कि सारा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ लिखा लिखाया पहले से मिलता था, जिसको हम कॉपी कर लेते थे। हमें स्टेप्स तक और कंक्लूजन तक आज भी पहले से ऐसा ही क्लियर चल रहा है। आज भी ऐसा है, बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जर्वेशन, और ये सब पहले ही क्लासरूम में हो जाता है। उसके बाद लैब ले जाया जाता है एक साथ में सारे एक्सपेरिमेंट, यू ऑल हैव रिटन दिस। एब्सोल्युटली। तो उसमें देयर इज नो सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन, देयर इज नो सेंस ऑफ, मतलब कि आप कुछ खोज रहे हैं, आप कुछ पता लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इससे इससे इसके बिल्कुल उलट पॉसिबल है, किया जा सकता है। और अब तो हम इसको इतनी बार प्रूव कर चुके हैं कि अब तो मुझे ये मतलब इस पे कोई डाउट नहीं बचा है कि जितने कॉन्सेप्ट स्कूल में हम पढ़ाते हैं उसमें से कम 70-80% हम किसी न किसी तरह लोगों को एक्सपीरियंस करा सकते हैं। और जनरली साधारण सिंपल मटेरियल से, थोड़े बहुत स्पेशलाइज मटेरियल खरीदने पड़ते हैं, और वो और स्कूल आराम से अफोर्ड कर सकते हैं उनको, हैं भी स्कूल लैब्स में, लेकिन अभी तक उसका यूसेज उतना ज्यादा नहीं है। तो हमारा एक, जैसे टीचर डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस फियर को या इनहिबिशन को तोड़ा जाए। टीचर का जो सामग्री है, साइंटिफिक इम्प्लीमेंट मटेरियल जो भी कहिए आप, उसके प्रति जो एटीट्यूड है वो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए वो बदला जाए। सही बात है। कई बार तो इक्विपमेंट में छूने में डांट लगती है कि भाई कुछ छूना नहीं है, आराम से बैठो चुपचाप, हिलो मत। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे छेड़खानी कर देते हैं लैब में जाके और कुछ टूट जाता है, फिर टीचर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल। देखिए बहुत कुछ है बिल्कुल इसमें असल में, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। थोड़ा सा शांति से बैठाए रखो, चुपचाप देखो और चलो ऑब्जर्व करो खाली व्हाट आई एम डूइंग, है ना। हैंड्स ऑन थोड़ा सा कम दिया जाता है छोटी क्लासेस का। और जबकि छोटी क्लासेस से ही जैसे मैग्नेटिज्म की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है,
ये सारे अगर हैंड्स ऑन जाके लैब में करें या नीचे जैसे आप रोल प्ले कराते हैं, तो उस समय अगर ये साइंस के प्रति लगाव अगर आ जाए तो उन्हें डर खत्म हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। जैसे आप विश्वास कीजिए कि हमारे साउंड जो टॉपिक है उसकी ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स थाली गिलास चम्मच से हैं। तो मतलब थाली गिलास चम्मच के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे भी स्कूल में कहीं पे भी मिल जाएंगी। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उसके साउंड के ही नहीं, बहुत से टॉपिक्स के। अब जैसे ऑप्टिक्स में तो खैर जब से ये टॉय लेजर्स आई हैं तो अब मतलब टॉय लेजर से 10th तक के सारी जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, इमेज फॉर्मेशन से लेके कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, फलाना ढिमका, सब कुछ दिखाया जा सकता है, सब कुछ आंखों के सामने है। तब भी वो हमारे क्लासरूम्स तक नहीं पहुंचा है, ये एक सैड बात है। लेकिन उसी के लिए खाली मतलब हमारे जैसे एफर्ट्स या ऐसे बहुत से एफर्ट्स की जरूरत है कि कैसे भी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के डिस्टेंस को कम कर सकें और साइंस को रिलेटेबल बनाएं। साइंस में मतलब साइंस या फॉर दैट मैटर हर ही सब्जेक्ट से जब तक फियर है, जब तक टेंशन है, जब तक स्ट्रेस है, जब तक मेमोराइजेशन है, उस लर्निंग का फायदा नहीं क्या आता। है? जिस लर्निंग को बच्चे मतलब एग्जाम के बाद किताबें बंद करके फेंक देते हैं, उन किताबों को अभी जिंदगी भर टच नहीं करना चाहते, वो लर्निंग वास्तव में कोई बहुत गलत तरीके से दी वो गई है। बुक देयर इज सम बुक में ही वेरी रह बिग। जाती है, बुक जी में जी ही रह बिल्कुल जाती है बंदों के, बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं कि बच्चों की इंटरेस्ट उसमें डेवलप करें। तो आपके सामने भी ऐसा हुआ कभी कि बच्चे ने आके कुछ बोला कि मैडम आज तो मजा ही आ गया और हमें पूरी तरह क्लियर हो गया, आज तक हम समझे नहीं थे इसको, क्योंकि कई ओहो कॉन्सेप्ट नीचे की क्लासेस से भी शुरू होते हैं। आप कहते हैं कभी हुआ ये हमारे साथ? रोज होता रोज है। रोज होता है, हर समय होता है। आई कैन हमें अंडरस्टैंड। इतना ज्यादा मोहब्बत बच्चों से बच्चों से टीचर से इतना ज्यादा प्यार, इतना अप्रिसिएशन मिलता है जब स्पेशली जब हम छोटी जगहों पे दूर मतलब इंटीरियर एरियाज में जाते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, यूपी में भी हम बहुत जगह जा चुके हैं, अभी भी पौंडीचेरी होकर आए, तो कहीं पे भी जाते हैं तो मतलब वो लोगों से हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड मिलता है। बच्चों से भी, हम बच्चों के अगर कभी वर्कशॉप्स करते हैं तो बच्चे छोड़ के जाना नहीं चाहते, फिर हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं तरह तरह की, या फिर जैसे जो बच्चे ज्यादा क्यूरियस हैं वो फिर हमें व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस भेजते हैं तरह तरह के। और जो ज्यादा जिन बच्चों के साथ हम कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व हैं, ऐसा एक जैसे नारक मत्ता स्कूल आप जानती ही हैं, हाँ। तो नारक मेहता के बच्चों में तो अब ये हो चुका है कि बच्चे मतलब हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछ पूछ के हमें बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि लाइफ कहाँ से आई, लाइफ कैसे, मॉलिक्यूल्स अपने आप को कैसे रेप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब डीएनए की वो बात कर रहे थे। मतलब बच्चे ऐसे प्रोफाउंड गंभीर क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये 9th 10th के बच्चे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे हमें फोर्स करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, जिनका जवाब, और यही मेरा भी जवाब था कि अभी तक साइंटिस्ट उन जवाबों को खोज रहे हैं और किसी दिन तुम भी उसी यात्रा में शामिल होगे। तो मतलब हम तो सब देखिए ये उनमें ह्यूमैनिटी। आप क्यूरियोसिटी जगा रही हैं, है ना? सबसे साइंस का पहला पहला मूल ही वही है कि भाई बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े, आसपास देखना आए, उसे ऑब्जर्व करना और देन क्वेश्चन। तो यही सारे आप प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं और इस तरह से आपने अलग अलग चीज़ें अपने प्रोग्राम्स बनाए और स्कूल्स में टीचर्स के साथ आप खासकर काम कर रहे हैं ताकि टीचर से बच्चों तक वो फिल्टर होके जाए कि किस तरह से और अब वो अपनी क्लासरूम्स को और सशक्त बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सारे में देखिए एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी वो ये कि खुल के बच्चों को बोलने देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जितना जरूरी है बच्चों को करने देना, उतना ही जरूरी है बच्चों को खुल के बोलने देना, और खुल के बोलने में से फियर फैक्टर निकाल देना। और इसमें ऑफ कोर्स भाषा का बहुत रोल है, बच्चों की जो भी नेटिव भाषा है या जिससे वो कंफर्टेबल है उसका बहुत रोल है। लेकिन दूसरा टीचर का ये फियर निकल जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को हमने कुछ बोला या इसके सामने कुछ कहा तो हमें नाराजगी झेलनी पड़ेगी, या कि तुमने ये बात कैसे कह दी या क्यों पूछ लिया या कैसे पूछ लिया। वो कुछ भी पूछ सके और कुछ भी कह सके, नहीं समझ में आया तो वो भी बेधड़क कह सके, आपको आपसे कह सके कि एक बार फिर से समझा दीजिए मैम, समझ नहीं आया।
ओपन ये मतलब चैनल ओपन रहना चाहिए, आपका ये कहने का मतलब डरना नहीं है, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। और डर किस बात का? आफ्टर ऑल बिल्कुल टीचर हम होते ही इसीलिए है कि भाई बच्चे पूछे हमसे, है ना, कि कोई नहीं आ रहा पूछे, पता लगाएं। और जो अच्छी टीचर्स होती हैं दे ऑलवेज वेलकम चिल्ड्रन, दोज हु आर ब्रिंगिंग गुड क्वेश्चंस, लॉजिकल, अच्छे, इलॉजिकल भी पूछो तो और भी मजा आता है कि भाई कहाँ से कहाँ हम पहुंच रहे हैं, और फिर उसको भी बच्चे को समझ आती है। देखिए, इलॉजिकल क्वेश्चन में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है हाँ, कि उसी क्वेश्चन को पोज करने की कि अच्छा देखो इसमें इस बात के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। या फिर कई बार उसमें भी तरीके होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक बच्चे ने एक बात कही जो बहुत ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो ऐसे में मतलब मेरा तो एक सिंपल ये तरीका होता है कि मैं दूसरे बच्चों से पूछती हूँ, अच्छा ये एक व्यक्ति ने ये कहा या आप ये कह रहे हैं, तो आप में से कितनों की सहमति है? कितनी बार मेरी क्लास में आधा आधी क्लास बढ़ जाती है, आधी सहमति एक तरफ, आधी सहमति एक तरफ। और ये मैं अलाउ करती हूँ, खूब अच्छे से अलाउ करती हूँ कि आपको असहमत होने की भी पूरी स्वतंत्रता आजादी। है। हाँ, तो मतलब आप दूसरे से नहीं एग्री कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब आइडियल तो ये है कि वो टीचर से भी डिसएग्री कर सकें, लेकिन वो मतलब एडल्ट चाइल्ड के बीच में उतना तो एक वो हायरार्की रहती है। लेकिन फिर भी कम से कम क्लास में अलग-अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो उसमें बच्चे कह सकें कि इससे हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। उनकी जो भी जेन्युइन राय है, वो दे सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ जो क्वेश्चनिंग में आम क्लास में, आम इंडियन क्लास में तो कम से कम है ही, कि जब टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं तो क्योंकि हमने बच्चों को ट्रेन किया है करेक्ट आंसर की तरफ, हमेशा से, मतलब एग्जाम में भी हम करेक्ट आंसर को ही रिवॉर्ड करते हैं, गलत आंसर को हम हमेशा पनिश करते हैं। तो जब भी टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछती है, तो बच्चे गेस करते रहते हैं कि व्हाट इज द आंसर शी इज लुकिंग फॉर। यस। तो बच्चे एक्चुअली गेसिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट रीजनिंग। मतलब तो उनके आंसर्स एक्चुअली ये ताड़ने की या तलाशने की कोशिश होती है कि टीचर क्या जानना चाह रही है, बजाय इसके कि मैं इसके बारे में क्या सोचता या सोचती हूँ, या मेरी मेरी अपनी राय, मेरा अपना माइंड क्या कह रहा है। ये बहुत बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। जब बच्चे अपनी जेन्युइन राय देने लगे, तब वो सचमुच सोच रहे हैं, तब वो सचमुच अपने उनका दिमाग को इस खुल तरफ गया ना, उमड़ वो गया। खुल गया। हाँ, तो मतलब बच्चे देखिए, हमारा टीचर्स के रूप में सबसे प्राइमरी रोल ये है कि बच्चे अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करें। आफ्टर ऑल नॉलेज तो सारी किताबों में रखी है। अगर वो नॉलेज डायरेक्टली किताब से बच्चा एक्सेस कर ही सकता होता, या वो संभव होता कि वो नॉलेज सीधे पोर हो सकती होती दिमागों में, तो टीचर का रोल ही खत्म था। लेकिन बच्चा उस नॉलेज को अपने दिमाग में प्रोसेस कर सके, खुद अपनी थिंकिंग से, अपनी रीजनिंग से, और तब इस्टेब्लिश कर सके, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को फिर से अपने लिए अफ्रेश बना सकना अपने दिमाग में। वही हमारा रोल है कि हम बच्चों को उसके लिए मदद कर पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चंस भी ऐसे करें जहां बच्चों को अपनी राय देना, अपनी रीजनिंग देने की के मौके मिले। ये कैसे क्वेश्चंस हो, ये भी एक टीचर का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समझ है। तो मतलब अभी मेरी जर्नी में मुझे समझ आया कि अच्छे क्वेश्चंस करना अभी हमारे टीचर्स ने उतना नहीं सीखा है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मोड में, टीचर्स और क्लासरूम कल्चर ढली हुई है। टीचर्स भी उसी सिस्टम का पार्ट हैं जहाँ पे फ्री रीजनिंग या फ्री थॉट अभी नहीं है। तो टीचर्स को अच्छे क्वेश्चंस पूछना भी एक तरह से एक स्किल है जो टीचर्स को अक्वायर इवन करनी मैं है। यही आपसे आगे प्रश्न करने वाली थी कि आपका जो सिस्टम है थोड़ा सा ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है, राइट? तो जी, कई बार लाइक आप एक अलग टेंजेंट पे काम कर रही हैं और उससे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन टीचर्स अधिकतर ये सवाल ज़रूर पूछते होंगे, मैडम इतना तो टाइम नहीं होता, सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा? एंड दे मोस्टली से लाइक दिस कि कैसे करेंगे हम, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, इतना लंबा हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या जवाब देती है? ये अधिकतर पूछा जाता है। जैसे अगर मैं स्टोरी टेलर हूँ तो अगर मैं बोलूँगी कि एक सब्जेक्ट को स्टोरी के थ्रू भी आप कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, मैम इतना टाइम नहीं होता, इतना सिलेबस है हमारा, ये कह के एक रास्ता ले लेना, ऐसा क्या आपको भी ऐसा मिला? हाँ, ऐसे ऐसे कहा तो है लोगों ने, लेकिन इसका जवाब मेरे पास दो तरह से है। एक तो कि
टीचर्स मतलब हमारे टीचर्स भी रिवीजन या उन्हीं जो पुराने मेथड्स हैं उनको रिपीट करने में बहुत सारा समय जाया जाया करते हैं, और जो बड़े इनएफिशिएंट मेथड्स हैं। अभी ये बात उसको वो नहीं समझते हैं शायद, लेकिन बहुत इनएफिशिएंट मेथड्स को बार-बार रिपीट करने से भी उससे कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होता है। ये तो मतलब आप ये सोचिए, साल में कई महीने तो रिवीजन के लिए रखे जाते हैं। साल में कई महीने या क्लास के बहुत सारे पीरियड्स। तो एक तो ये बात है ना, तो दूसरी बात ये कि जैसे एफिशिएंट तरीके और निकाले जा सकते हैं, और ये हमारे काम का एक मेजर हिस्सा है। हमारे काम का एक मेजर हिस्सा पहले डिजाइन एंड क्रिएशन है। जब हम कोई भी टॉपिक के पीछे लगते हैं तो हम महीनों मेहनत करते हैं उसमें अच्छे मेथड्स निकालने के लिए, ज्यादा एफिशिएंट मेथड्स निकालने के लिए, और उस सबको जो भी हमारे एक मतलब मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, तरीके हैं, क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे रोल प्ले है, मान लीजिए जो भी मेथड्स है, पेडागोजिकल मेथड्स है, उसको हम टीचर्स को उनसे गुजारते हैं। और ये एस्टैब्लिश करते हैं कि देखिए संभव है, टीचर्स को गुजारते हैं, कई बार टीचर्स बच्चों के साथ भी गुजरते हैं। तो देखिए संभव है कि आप उसी चीज को कहीं ज्यादा शॉर्टर टाइम में, कहीं ज्यादा एफिशिएंटली बच्चों तक ट्रांसमिट करें। ऐसा ये सच नहीं है कि मतलब जैसे हम बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की कमी है। एक्चुअली हम कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप विश्वास मानिए कि हम वर्कशॉप में, एक 4 घंटे की वर्कशॉप में, कई बार जैसे मान लीजिए ऑप्टिक्स की वर्कशॉप हुई, ऑप्टिक्स तो खैर थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मान लीजिए एयर प्रेशर हुआ या साउंड हुआ, 4 घंटे की वर्कशॉप में और कई बार 2.5 आवर्स के वेबिनार में 6 से 10th तक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, सारे। तो मतलब जो कई सालों में कवर होता है, मतलब महीनों में कवर होता है, वो हम कुछ घंटों में कवर करते हैं। लेकिन उस चैलेंज को मीट करने के लिए हम बहुत सारा डिजाइन और क्रिएशन वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारा पूरी टीम करती है, और हम और लगातार जो कुछ हम बनाते हैं उसको रिफाइन करते हैं। तो हम हमारा टीचर्स का काम भी, या टीचिंग के काम को भी बेहतर किया जा सकता है अगर हम बेटर मेथड्स फॉलो करें। लेकिन वो बेटर मेथड्स क्या हैं, ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि समय सीमा इतनी टाइट कर दी जाती है, इतनी टाइट कर दी जाती है कि कंपार्टमेंटलाइज कि भाई 7 डेज है वर्किंग, इसमें ये ख़त्म करना है, फिर रिवीजन लो, फिर टेस्ट, फिर वीकली टेस्ट। तो उसमें कहीं ना फन जो है एलिमेंट वो उतर जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। टीचर्स का की टीचिंग बहुत ज्यादा रिजिड, कंपार्टमेंटलाइज्ड है। बहुत ज्यादा टीचर्स प्रेशर में रहते हैं, बहुत तरह की एक्सपेक्टेशंस है उनसे, और जिस तरह की डाइवर्सिटी के साथ उन्हें काम करना पड़ता है, प्लस जिस तरह के बैकग्राउंड्स के साथ बच्चे आते हैं, मतलब बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। मैं टीचर्स के चैलेंजेस को कतई नहीं नकार रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स टीचर्स को बेहतर काम करने के लिए स्कूल सिस्टम से, स्कूल मैनेजमेंट से, करिकुलम से और ये एग्जामिनेशन सिस्टम से, हर जगह से फैसिलिटेशन या बेटर मेथड्स की तरफ उनको एनकरेजमेंट मिलना ही चाहिए। वो मिलेगा तभी किसी तरह के रिफॉर्म की हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपकी बात से मैं कतई असहमत हूँ। खाली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटर मेथड्स पॉसिबल हैं, और उन मेथड्स के लिए पूरे सिस्टम को गियर अप होना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल टीचर्स के अकेले करे नहीं होगा। हम्म, बहुत ही, और आप बहुत सिस्टमैटिक ढंग से कर रही हैं ऑलरेडी, इतना सब पीछे बैकग्राउंड में इतना हो के आता है। तो डेफिनेटली जब टीचर आपके साथ संपर्क में आते हैं और वो करके देखते हैं तो उनको समझ आती है कि हाँ ये संभव है। द ओनली थिंग कि उसको लगातार लगातार चलाए रखें। जैसे 1 साल किया फिर दूसरे साल फिर ड्रॉप हो गया, ये नहीं होना चाहिए। एक बार टेक्निक आ गई तो इट हैज़ टू बी लाइक ऐसा कि हाँ हर समय वो मेरे साथ रहेगी चीज़ और इसको मैं ऐसे कराऊं, है ना, वो हाँ, है ये ज़रूरी। इसमें उषा जी मेरा तो ये मानना है कि देखिए कभी भी चेंज जो है रिवॉल्यूशनरी नहीं होता या हम्म, ड्रास्टिक नहीं होता, इंक्रीमेंटली होता है। तो अगर मेरी उम्मीद, मेरी हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीद ये है कि हम जिन टीचर्स के साथ काम करते हैं, अगर हमारे सेशंस अटेंड करके, हमारे मेथड्स देख के उनमें
10%, 20%, कुछ परसेंट भी चेंज आए, उनका जो मेंटल मॉडल है टीचिंग लर्निंग का, वो थोड़ा भी चेंज हो तो भी हमारा वर्क जो है वो सफल रहेगा। हम लोग ये कतई उम्मीद नहीं करते कि एक पुराने रिजिड सिस्टम में जो मतलब जो जहाँ पुरानी ट्रेडिशंस मतलब बहुत तरह की ट्रेडिशंस अच्छी बुरी चली आ रही हैं, उसमें सडन चेंज एकदम से आएगा और अकेले टीचर के करने से आएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी एटीट्यूड्स, मेथड्स वो सारे थोड़े-थोड़े इंक्रीमेंटली चेंज हों, तो ऐसा ही करके शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि और आगे एनईपी 2020 तो आर्ट इंटीग्रेशन की बात कर ही रहा है, प्लेवे मेथड की बात कर ही रहा है, हर सब्जेक्ट के लिए स्टोरी टेलिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की बात कर ही रहे हैं। तो ज़रूर ही आपका जितना भी ये है, जितना भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और आपसे बातचीत कर पता लग रहा है कि इट्स रियली वेरी गुड एंड teachers should take it to make a big shift in their education, the technique they are using in the classroom, है ना? तो आज चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज देना चाहें, कुछ एक बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। अब एक मैसेज तो एक इकलौता मैसेज देना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मतलब मैं कहूँगी टीचर्स से कि हमारा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है जो हम कर रहे हैं। इंसानों के पास इतना पोटेंशियल है, उनके दिमागों में उनका सारा पोटेंशियल उनके दिमागों में बसता है। तो उस पोटेंशियल को डेवलप करने की ज़िम्मेवारी जिनको मिली हुई है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और वहाँ पर उस पोटेंशियल को डेवलप करके ही कोई भी फ्यूचर आपका, मेरा, हमारे समाज का, हमारे देश का या दुनिया का कोई भी फ्यूचर केवल तभी गारंटी हो पाएगा। कैसा भी फ्यूचर जो आप इमेजिन करते हैं, उम्मीद करते हैं, अगर हम एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं, तो वो उसका एक बहुत मेजर रास्ता शिक्षा के ज़रिए है। अच्छी शिक्षा के ज़रिए लर्निंग, जब ट्रू लर्निंग होगी, जब माइंड्स को अपनी पूरे पोटेंशियल, पूरी कैपेसिटी तक खुलने की इजाज़त मिलेगी, उससे ही हो पाएगी और उस काम को टीचर्स ही कर सकते हैं। मतलब बहुत लोग आज टीचर्स बहुत प्रेशर में, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सॉफ्टवेयर्स या वीडियोज़ टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली वो बहुत गलत आइडिया है, उसमें बहुत फॉल्ट्स हैं उस चीज़ में। तो लेकिन टीचर्स अपने अपने मेथड्स को और इम्प्रूव करके ही ये बात डिस्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, एक वीडियो कभी भी एक अच्छे टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक वीडियो या एक सॉफ्टवेयर कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, जो ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन पोटेंशियल है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और उसके आप और हम उसके सेफगार्ड करने के लिए या उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हैं। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मतलब मेरा मैसेज बाकी काम में है, हमारे काम में है, तो आप जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो अंशुमाला जी, आज बातचीत में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हम भी उसी फील्ड के थे पीछे कभी। तो वाकई अच्छा लग रहा है कि आपसे मुलाकात हुई और इतनी ढेरों जानकारी मिली। और वाकई जॉय ऑफ लर्निंग आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है और उम्मीद करते हैं और अधिक संख्या में हमारे स्कूल आपसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस पद्धति को अपनाएं ताकि हमारे यहाँ जो साइंस एजुकेशन है उसमें और लाइफ आए और बच्चों के अंदर वो और अंदर तक समा जाए चीज़, क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतनी सुंदर बातचीत में हिस्सा लिया। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच उषा जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप हमारे और टीचर्स के बीच में कड़ी बनी और हमको बुलाने के लिए मुझे बुलाने के लिए और इतना बोलने का मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।